दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एएलपी में साइंस के सभी क्वेश्चंस को सही करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं 9th की एनसीईआरटी को, जो कि क्वेश्चन फॉर्म में हम कवर कर रहे हैं। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले मेन एग्जाम में आप अपना स्कोर अच्छा बना सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ऑप्शन दिए हैं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अपघटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान ही किया जाता है। इसमें देखिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तो पत्तियों के जो स्टोमेटा होता है उनके द्वारा ये होता है, जो गैसों के आदान प्रदान करने में मदद भी करता है। दूसरी बात, यह प्रक्रिया पानी में वायु के वाष्प को उत्सर्जित करके CO2 और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में भी काफ़ी सहायता करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ऑप्शन दिए हैं आमाशय, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, छोटी आंत। पाचन क्रिया अगर पूछ ले एग्जाम में कि पाचन क्रिया संपूर्ण कहाँ होती है, तो भी छोटी आंत में होती है, क्योंकि इस अंग में पाचन तंत्र का मुख्य काम होता है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो पाचन तंत्र में छोटी आंत पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए एक मुख्य अंग होती है, क्योंकि इसमें माइक्रोवेली नाम की उपस्थिति के कारण भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है और पाचन क्रिया को और ज़्यादा तीव्र बनाती है। तो इसमें छोटी आंत में एक माइक्रोवेली नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसका काम होता है भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पाचन क्रिया को तीव्र करना। अब क्वेश्चन अगला देखिए कि रक्त में उपस्थित किस घटक को रक्त का अंग देने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिया है इसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, न्यूक्लियोसाइड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को फेफड़ों के द्वारा शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित करना और ब्लड को लाल रंग भी प्रदान करने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। इसके बारे में देखें कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाने का काम करता है, जो कि ब्लड के साथ फ्लो होती है, और ब्लड को कलर प्रदान भी यही करता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा होता है। दो तरह के ऊतक आप पढ़ते हैं मेनली, एक जो पौधों में होता है, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेकाइमा, कोलेकाइमा होते हैं। लेकिन पौधों में जल और खनिजों के परिवहन या संचरण के लिए जिम्मेदार होता है आपका जाइलम। देखिए इसके बारे में कि जाइलम एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक होता है, कि ये एक स्थायी ऊतक होता है जो पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यह जड़ से लेकर पौधों के सभी भागों तक जल और खनिज पदार्थों को संचरित करने का काम करता है। दूसरा होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है कि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ग्रहण करके पोषक तत्वों को पत्तियों के द्वारा सभी पार्ट में पोषक तत्वों या भोजन को प्रवाहित करना, संचित करने का काम करता है फ्लोएम। अगर जड़ से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। पत्तियों से पेड़ के सभी हिस्सों में पोषक तत्वों को प्रवाहित करने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कि मानव श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंग गैस विनिमय के लिए एक प्रमुख काम करता है। तो इसमें नाम दिए गए हैं ब्रांकाई, श्वास नली, फेफड़े, स्वर यंत्र। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, फेफड़े। कि मानव श्वसन तंत्र में जो फेफड़े होते हैं वो गैसों का विनिमय करने के लिए काफ़ी जिम्मेदार होते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान करना इनका काम होता है, और ब्लड को फिल्टर करने का काम भी यही करते हैं। दूसरा, मानव श्वसन तंत्र में फेफड़े गैस विनिमय का प्रमुख अंग होता है। यहाँ ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, जो श्वसन से क्रिया करने का एक महत्वपूर्ण अंग भी होता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला, इसमें दिए गए हैं कि पाचन तंत्र में
पाचक रसों का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं आमाशय, यकृत, अग्नाशय, ग्रंथि। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, यकृत। यकृत का मुख्य काम होता है पाचक रसों को उत्पादन करना। और एक क्वेश्चन ये भी इससे पूछा जाता है कई बार कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए इसके बारे में कि यकृत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है, जो पाचक रस विशेषकर पित्त के लिए जिम्मेदार होता है, उसको उत्पादन करने का काम भी यही करता है। इसके बारे में एक बात ये भी जाती है कि यह जो पित्त होता है वो वसा के पाचन करने में भी काफ़ी सहायता करता है। तो जो फैट होता है, फैट को आपका डाइजेस्ट करने में भी ये मदद करता है। देखिए अगला क्वेश्चन कि कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा के उत्पादन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जो कोशिकीय श्वसन होता है तो उसमें ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो ऊर्जा के उत्पादन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक खिलाड़ी होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर, वे आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप एनर्जी बरकरार शरीर में रहे। ठीक है, देखिए इसके बारे में कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ग्लूकोज होता है कोशिकीय श्वसन के अंदर वो एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसका ऑक्सीकरण करने के बाद जो ऊर्जा उत्पादन होगी वो आपकी एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। जैसे एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे कि माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखिए कि किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, श्वसन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो लाइट होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाने में कामयाब होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा आपको फुलेम काम करता है, जो कि पत्तियों के द्वारा भोजन के सभी भागों में पोषक तत्वों और भोजन को संचित करने का काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, प्रकाश संश्लेषण। देखिए इसके बारे में कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद ये भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही क्लोरोफिल बनता है, जिससे कि पौधे हरे रंग के दिखते हैं। उसका भी एक कारण ये होता है कि पौधों में अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, एक एवरेज में है, तो पौधे आपका क्लोरोफिल एक प्रॉपर वे में बनता है। अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया कम होने लगती है। तो नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल की प्रक्रिया होने में। दूसरा लाइट की। देखिए अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस अंग में होती है? जो आपका यूरिन होता है उसके निर्माण में किस अंग की भूमिका होती है? तो ऑप्शन है इसमें यकृत, गुर्दे और मूत्राशय, प्लाज्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दे। देखिए इसके बारे में कि मानव शरीर में गुर्दे रक्त को छानकर एक अवांछित जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसके अलावा अतिरिक्त जो पानी होता है आपका मूत्र, उसके रूप में अलग कर देते हैं। यह मूत्र निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नेफ्रॉन के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होता है, ये सभी होता है आपका नेफ्रॉन के द्वारा। तो इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस का मतलब होता है पर्णहरित की कमी, जबकि जिस पौधे के अंदर उसकी पत्तियां सूख जाती है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं बन पाती, तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया ना बनने को ही क्लोरोसिस बोला जाता है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्लोरोसिस की समस्या उत्पन्न होती है अगर किस तत्व की कमी हो जाती है पेड़ पौधों में, कि क्लोरोसिस की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। सही उत्तर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि अगर पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्लोरोसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है उसकी समस्या पैदा होने लगती है, जिससे कि पौधों की पत्तियां सूखने लगती है। ये कारण इसमें होता है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, उसके कारण भी ये हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोसिस की प्रक्रिया में समस्या आने लगती है, तो नाइट्रोजन होगा।
क्योंकि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में और मात्रा में भी यही पाई जाती है, जिससे कि क्लोरोफिल की प्रक्रिया एक संपूर्ण तरीके से होती है। देखिए इसके बारे में कि नाइट्रोजन पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी है, जो क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन की कमी से जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती है, जिससे क्लोरोसिस बनने लगता है। अगर नाइट्रोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं है तो पौधों की पत्तियां पीली होने लगेगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के अणु होते हैं, तो उनका ऑक्सीकरण कहाँ होगा। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी निकाय। संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता रहता है कि किस अंग को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो होता है वो एटीपी की फॉर्म में उन ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसमें एनर्जी, आपकी ऊर्जा वो स्टोर रहती है, जिससे कि इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के रूप में काम करती है। देखिए इसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी उत्पन्न करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इंस्टेंट जरूरत पड़ने पर एक एनर्जी की पूर्ति हमारे शरीर में करता है। यह प्रक्रिया कोशिका श्वसन के रूप में भी जानी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो किस कोशिकाओं के द्वारा होगा। पेरिसाइट, जाइलम कोशिकाएं, फ्लोएम कोशिकाएं, कोलेकाइम कोशिकाएं। संयुक्त हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम कोशिकाएं। पौधों के अंदर जो जल का संचरण होगा, जल वाटर का फ्लो होगा पौधों के सभी भागों में, तो वो होता है जाइलम कोशिकाएं के द्वारा, जबकि वाटर सेल्स होती है उनके द्वारा ही होगा। देखिए इसके बारे में कि अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया को रक्त से छानकर बाहर निकालने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं फेफड़े, यकृत, गुर्दे, प्लीहा। संयुक्त हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी गुर्दे। गुर्दों का काम होता है मेनली यूरिया को रक्त से छानकर शरीर से बाहर निकालने का काम यही करता है। उसके बाद CO2 वगैरह और जो आपके अपशिष्ट होते हैं उनको फिल्टर करने का काम भी यही करता है। देखिए इसके बारे में कि गुर्दे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का मुख्य अंग है। यह रक्त से यूरिया और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं अलग अपशिष्ट, उनको छानकर अलग वे में उसको करने का काम भी यही करता है। क्वेश्चन अगला देखिए कि पौधों में किस ऊतक का मुख्य काम भोजन का परिवहन करना है। तो इसमें दिए गए हैं फ्लोएम, जाइलम, स्क्लेरकाइमा, पार्श्वमेस्टियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोएम। तो पौधों के किस अंग में किस ऊतक का काम मुख्य रूप से भोजन का परिवहन करना। तो ये होता है आपका फ्लोएम का, जो कि पत्तियों के द्वारा और शरीर के सभी अंगों तक ये पहुँचाने का काम करता है। इसके बारे में देखें कि फ्लोएम ऊतक पौधों में तैयार भोजन मुख्य रूप से शर्करा होती है, जो पत्तियों से लेकर पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। जो शर्करा होती है पोषक तत्व, उसको शरीर के सभी भागों तक प्रवाहित करने का काम ये करता है। देखिए इसके बारे में कि किस प्रक्रिया, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है। कैसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अंतःश्वेषण, बहिश्वेषण, प्रासरण और प्रवणता। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी बहिश्वेषण। बहिश्वेषण का काम होता है कि मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको बाहर निकालने का काम ये करते हैं। देखिए इसके बारे में कि बहिश्वेषण एक्सलेशन वह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और यह प्रक्रिया एक पूर्ण श्वसन प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है, जिससे अगर पूर्ण सर्कुलेशन होगा उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अंग एंजाइम मुंह में मौजूद लार में पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम भी करता है। कि एक ऐसा एंजाइम जो मनुष्य के मुंह में जो लार होती है उसमें पाया जाता है और जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि
एंजाइम क्या होते हैं? जटिल पदार्थ होते हैं। दूसरा, मनुष्य के अंदर हमारी जो मुंह में लार होती है उसमें पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज। दूसरा इसमें पेप्सिन है, पेप्सिन होता है जो आपके पेट के अंदर पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है, जिससे स्टोमच में पाया जाने वाला एंजाइम तो पेप्सिन होता है। इसी तरह अग्नाशय में पाया जाता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। वसा के अंदर पाया जाने वाला होता है आपका लाइपेज। तो इन सब का अलग अलग काम होता है। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा, तो आपका होता है एमाइलेज। देखिए इसके बारे में कि एमाइलेज लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, उसके बाद ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। पहले इसको माल्टोज में ब्रेक करेगा, उसके बाद ही ग्लूकोज में उसको चेंज करने का काम करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन किस अंग के माध्यम से होता है? जो फिशेज होती है उनमें श्वसन किस अंग के द्वारा होगा? तो त्वचा, फेफड़े, गिल्स और श्वासनली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स। देखिए इसके बारे में कि मछलियों में श्वसन गिल्स गलफड़ों के माध्यम से होता है, जहाँ पानी में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसको अवशोषित करते हैं और CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, उसी के माध्यम से ये श्वसन प्रक्रिया को पूरा करती है और CO2 को बाहर निकालने का काम करती है। क्वेश्चन देखिए आगे कि मानव शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो हमारे शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ऑप्शन दिए गए एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला ये हार्मोन होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको कंट्रोल करने का काम ही करता है, ठीक है। देखिए इसके बारे में कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता करता है, जिससे कि आपका जो नई सेल्स बनेगी उनका एंट्री करने के लिए भी मदद करता है। देखिए आगे कि किस अंग में अम्लीय पाचक रस पाचन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किस अंग में जो अम्लीय पाचक रस है वो पाचन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भूमिका निभाएगा? तो मुंह, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमाशय। आमाशय मानव शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसमें अम्लीय पाचक रस के पाचन प्रक्रिया को ये निभाने में एक अच्छा रोल अदा करता है। देखिए इसके बारे में कि आमाशय स्टोमच पेट को आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव करता है जो भोजन के पाचक रस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैक्टीरिया से भी मुक्त होता है, ठीक है। इसमें आमाशय अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आमाशय इसका हो जाएगा आपका ये, इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा अग्नाशय। आमाशय की जगह इसमें अग्नाशय करना ही ठीक हो जाएगा अग्नाशय से। देखिए आगे आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा सही है? तो इसमें है आपका जड़ से पत्तियों तक, पत्तियों से जड़ तक, तने से जड़ तक, तने से फूलों तक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़ से पत्तियों तक। पौधों के अंदर जो जल और खनिजों का परिवहन होगा वो हो जाएगा आपका जड़ से पत्तियों तक, ठीक है। देखिए इसके बारे में कि पौधों में जाइलम के माध्यम से जल और खनिजों का परिवहन जो होता है जाइलम प्रोसेस में, वो आपका जड़ से पत्तियों तक होता है। दूसरा, उनका उपयोग प्रकाश संश्लेषण और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।